हेलो। हेलो। हाँ बेटा, हम लोग पहले ये किए थे ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हाँ। वो कितना हुआ था? स्टार्ट ही किया था। ओके। फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह किए थे ना? हम्म। फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया था? हाँ। और तुमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी बताए थे कि जहाँ पे स्ट्रिंग होता है, वो स्ट्रिंग जहां से कनेक्टिंग एंड होता है वहां से अवे की तरफ जाता है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा ये स्ट्रिंग हो गया और यहाँ पे ये कनेक्टेड है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम है तो कौन सा कनेक्टेड पार्ट है? तो इसको कनेक्टेड पार्ट यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो यहाँ से क्या होगा, ये अवे होगा और यहाँ से ये अवे होगा। मतलब एक दूसरे को अगर ये देखोगी तो ये क्या रहेगा, ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। पता है ना? तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हमको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? यहाँ से एक इधर एक इधर। हाँ। क्लियर है? हाँ। और यही स्ट्रिंग नहीं है, बाकी ऑब्जेक्ट है तो पुशिंग इन नेचर होता है। और इक्वल एंड अपोजिट ऑन द कनेक्टिंग सरफेस, जो भी सरफेस है उसमें इक्वल और अपोजिट होता है। जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ पे रखा हुआ है। तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे तो क्या होगा, ये अर्थ को बना दो और ये इस ऑब्जेक्ट को बना दो। अब ये क्या होगा यहाँ पे, हम्म। अब यहाँ पे ये क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में mg फोर्स नीचे है ना। mg अर्थ जो है इसके ऊपर में कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, mg वाला, ग्रेविटी के द्वारा। और दूसरा क्या हुआ होगा, ये इसको जो है इन दोनों के बीच में कुछ आपस में धक्का मुक्की हुआ होगा। तो ये इसको हम्म। नीचे की तरफ धक्का मारेगा तो ये क्या करेगा, अगर मान लो इसने एन से धक्का मारा तो ये भी ऊपर में किससे धक्का मारेगा, एन से। इक्वल एंड अपोजिट, देखो डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट होगा। हाँ। यही किलोमीटर। तो ऐसा जितना भी हम बनाते हैं, जैसे ये दो के लिए तुमको बोला था बनाने के लिए, ये M1 और M2 ऑब्जेक्ट है, तो इसको कैसे हम्म। बनाओगी? जरा खुद से फटाफट बना के दिखाओ। ये ऑब्जेक्ट है, ये टेबल हो गया। एक मान लो तुम्हारा ये हो गया M1 और इसके ऊपर में हमने ये रख दिया M2। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे? ये तो पहले से ही किया हुआ है मैंने। बना लोगी? हम्म। पिछली बार मिस्टेक की थी। जरा बनाओ, इसको कैसे बनाओगी? ये नीचे वाले को भूल जाओ, है ना, बार बार नीचे को उसमें एम करने का वन जरूरत। प्लस एम टू नहीं लिखना है, वो बस M1 जी होगा। हाँ, तो इसको फटाफट हम क्या करेंगे, नीचे वाले को भूल जाओ। ये हो गया और ये एक दूसरा हो गया। ये मान लो M2 है और ये M1 है। तो ये M1G इधर होगा और इधर M2G होगा। और इन दोनों के आपस में बीच में धक्का मुक्की हुआ होगा। तो ये क्या करेगा, ये इसको धक्का देगा नीचे की तरफ, N2। तो ये भी इस पे उल्टा धक्का देगा। ये क्लियर है यहाँ पे? हाँ। हाँ या ना? और यहाँ और इस कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में भी हुआ होगा ना धक्का मुक्की। ये हम्म। इसको क्या किया होगा, N1 से धक्का दिया होगा। तो ये इसको क्या करेगा, N1 से इसको अपर की तरफ धक्का देगा। तो हमको क्लैरिटी होना चाहिए, है ना बेटा। और ये भी जो भी हमारा रहता है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स के बारे में प्रॉपर्टी ये समझ जाओ, ऑलवेज जो कनेक्टिंग सरफेस होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। हमेशा किधर होगा, परपेंडिकुलर होगा। हम्म। अब जैसे इस केस में तुम देखोगे, इस केस में जैसे वेज के ऊपर में देख लो, वेज के ऊपर में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो वेज का डायरेक्शन मतलब ये है। तो इस पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो रिएक्शन किधर होगा, जो रिएक्शन फोर्स होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? हाँ। हाँ। तो हम ये जो नॉर्मल रिएक्शन दिखा रहे हैं वो किसके ऊपर में दिखा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं इस छोटे वाले ब्लॉक के ऊपर में।
ठीक है, तो इतना हमको एक्सपीरियंस हो जाएगा धीरे धीरे कि हमको अलग अलग करके दिखाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कर भी सकते हैं वहां पे। हम्म। अच्छा, ये यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा? जैसे मान लो कि एक तुम्हारा रॉड है, यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है इस तरीके से, ये यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ये यहाँ पे फिक्स है, तो देखो इसका कॉन्टैक्ट सरफेस यही है ना बेटा, इसका कॉन्टैक्ट सरफेस परपेंडिकुलर ये है, तो इसके परपेंडिकुलर ये होगा, तो इधर एन हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस है। और इसका मास सेंटर ऑफ, जो सेंटर रहेगा वहां से, सेंटर से तुम्हारा एम जी नीचे की तरफ रहेगा, है कि नहीं? तो ये तुम्हारा एक तरीके से कोशिश करेगा रोटेट कराने के लिए, है कि नहीं? हाँ। अगर मान लो कि यही तुम्हारा पिवोटेड है, पिवोटेड मतलब क्या होता है? हिंज। अगर पिवोटेड है या हिंज, जिसको बोलो, हिंज किसको बोलते हैं? जैसे तुम डोर हम लोग खोलते मतलब जहाँ पे जुड़ा हुआ है। हैं, डोर हम लोग खोलते हैं तो तुम देखोगे कि हिंज है, उसके अक्रॉस में हम घुमाते हैं। अगर पिवोटेड है, पिवोटेड मतलब हिंज्ड, मतलब उसके अक्रॉस में वो घूम सकता है। इसका मतलब हाँ। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे पिवोटेड करके हम बोलेंगे, और यहाँ पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे लगा है, इसका मतलब ये क्या है? ये फ्री है रोटेट होने के लिए, ये लेफ्ट राइट ऐसे रोटेट कर सकता है, इधर भी इधर भी। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस हिंज पे, दो टाइप का फोर्स लगता है। एक फोर्स लगता हाँ। है तुम्हारा जो इस पिवोट को रोक करके रखेगा। कौन रोक के रखेगा? फ्रिक्शन, है ना? ऑलवेज दो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक होगा पिवोटेड वाला, दूसरा नॉर्मल कॉन्टैक्ट रिएक्शन। ठीक है? हम्म। एक तुम्हारा जो फ्रिक्शन की वजह से, तो ये तुम्हारा एफ हॉरिजेंटल हो गया, और एक तुम्हारा ये एफ वर्टिकल हो गया। इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। अभी तुम यहाँ पे नॉर्मल देखी क्योंकि यहाँ पे वेल्डेड है, अगर वेल्ड कर दिए तो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिवोटेड है मतलब वो तुम्हारा कोशिश करेगा सरकाने के लिए, तो उस मोमेंट को आइदर तुम इस डायरेक्शन में करोगी या इस डायरेक्शन में करोगी। तो नोट करके लिख लो, फॉर पिवोटिक कंडीशंस, टू फोर्सेस, टू फोर्सेस, एक रहेगा मतलब पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, और दूसरा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। ये तुम्हारा नॉर्मल हो जाता है टू कॉन्टैक्ट सरफेस। अगर पिवोटेड नहीं है, डायरेक्टली तुम्हारा इस टाइप से है, क्या बोलते हैं, परमानेंटली ज्वाइंट है, तो केवल नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है बेटा? ठीक है। अभी तक कोई डाउट यहाँ पे नहीं है ना? अब इस कंडीशन में देखो, यहाँ पे तो ऑलरेडी दिखाया हुआ है, बट तुमको बोला जाए ये तुम्हारा इस टाइप से है, फटाफट ड्रॉ करके दिखाओ तो बेटा। ऐसे मान लो कि तुम्हारे अलग अलग पुलीज हैं, एक, दो, इतना दूर दूर नहीं, इसको मैं कनेक्ट कर ही देता हूँ। आपने इसका फोटो भेजा था। अच्छा, तुम कर ली हो, ड्रॉ कर ली हो, हाँ। तो सही है ना? मुझे आ गया था उससे। ओके। इक्विलिब्रियम तुमको पता चल गया, इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है? इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? अनस्टेबल इक्विल इक्विलिब्रियम और स्टेबल हाँ, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कभी भी हम बोलेंगे, इक्विल मतलब नेट योर वॉइस फोर्स इज जीरो, नॉट नेट फोर्स जीरो कमिंग। होने का मतलब क्या है? हाँ, आपका वॉइस ब्रेक हो हेलो, रहा है बहुत। अभी भी, हाँ। अभी भी सही नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है। हाँ, तो इसमें तुम्हारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, कभी भी बोलें तो इसका मतलब उसका नेट फोर्स, एफ नेट अगर हम बोलेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो ऑलवेज। तो एफ नेट जीरो हो गया मतलब वो क्या होना चाहिए हमेशा?
रेस्ट में होना चाहिए, या अगर मूव कर रहा है तो मूव होते रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है तो रुकेगा भी नहीं, हम्म। है ना। तो ये नोट कर लो, अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है, उसका जो भी स्टेट था उस ऑब्जेक्ट का, सेम स्टेट कंटिन्यू करेगा। स्टेट कितने टाइप के हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट होता है तुम्हारा, स्टेट ऑफ मोशन मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट रहेगा, मोशन मतलब वो अपना घूम चल रहा है तो चलता रहेगा। हाँ। आगे बढ़े। हाँ। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट डब्ल्यू एंड रेडियस 3 मीटर इज बीइंग हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग। यहाँ पे ये तुम्हारा इस टाइप से दिया है, ये तुम्हारा वॉल हो गया, और यहाँ पे एक स्पीयर लगा दिया, और इस वॉल से तुम्हारा ये कनेक्ट कर दिया, ये सेंटर से जो पास होगा इस टाइप से। ये जो है तुम्हारा सेंटर से पास होते हुए चला जाएगा अभी। हाँ, तो कैसे इसका निकालोगी, क्या पूछ रहा है। The द tension टेंशन, in the string. यहाँ पे टेंशन पूछ रहा है, तो टेंशन का डायरेक्शन पहला कैसे होगा बेटा, तुम्हारा टेंशन आ, का डायरेक्शन हाँ इस उधर। डायरेक्शन में होगा। हम्म। ये चूंकि दीवार से कनेक्टेड है तो दीवार इसको धक्का मारेगी इधर, हम्म। है कि नहीं। हाँ। और क्या होगा, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ पुल करेगी, हाँ। और कुछ इसमें वर्क लगेगा और कुछ फोर्स लगेगा, आ, हाँ, हिंज फोर्स। और क्या लगेगा। हिंज कहाँ है यहाँ पे, वो तो बस स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है और तो कुछ नहीं है, वो हाँ स्ट्रिंग से ठीक है। कनेक्टेड है ना। अगर ये मान लो ये तुम्हारा एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और इधर हाँ। टी साइन थीटा। और कुछ n बोल रहा है इक्वल क्या टू टी इसमें। साइन थीटा, t इज इक्वल टू n बाई साइन थीटा। हाँ, तो एम जी को सॉल्व कर लो, आ जाएगा। हाँ। ओके, आगे बढ़े बेटा। हाँ। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व कर सकती हो, दिमाग लगाओ कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, Two weights W1 and W2 in equilibrium and at rest are suspended. Okay, इक्विलिब्रियम बोल दिया, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, they are not इक्विलिब्रियम moving. मतलब क्या है, नॉट मूविंग, मतलब नेट फोर्स शुड बी जीरो। Zero. हाँ ठीक है। अब इसको हम, क्या मेथड होगा, तुम उसको हर एक के ऊपर में देख लो कि तुम्हारा क्या क्या टेंशन होगा। अगर सेम Okay. थ्रेड होता है तो टेंशन सेम रहेगा, थ्रेड हम चेंज लोग टेंशन इसको चेंज। सेम थ्रेड नहीं एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको ड्रॉ करते ऐसे हैं। ये हो, इसको सेम थ्रेड तो एज्यूम कर सकते हैं ना। आ रहे हैं। अब ये कहाँ है कि सेम थ्रेड है, हो सकता है यहाँ पे ये थ्रेड गया और यहाँ पे नॉट लग गया हो, ये दूसरा थ्रेड हो गया हो, ऐसा तो नहीं पता है हमको। लेकिन हाँ, जब पुली के थ्रू जा रहा है ये, तो ये तुम्हारा सेम थ्रेड हो गया है ना। ओके। जहां पे भी ज्वाइन हो गया, ज्वाइंट हो गया है, उसको हम लोग अलग थ्रेड मानेंगे। ये तुम्हारा वन थ्रेड है, ये टू थ्रेड हो गया, ये थर्ड थ्रेड हो गया, है कि नहीं। तो तुम्हारा टेंशन, थ्रेड चेंज टेंशन चेंज। अब इसको क्या करना होगा, तुम इधर टेंशन टी1 कर दो। कभी भी तुम देखो कैसे टी बनाओगे वन टेंशन, जो इक्वल भी टू तुम्हारा, W2, T3 ये तुम्हारा इक्वल टू T2, W1, T1 सॉरी ये भी T1 रहेगा। cos 37 इक्वल टू T3। आपका स्क्रीन शेयर हो गया। हाँ हाँ कर, समझ में आ गया ना कैसे ये सब सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट
दिमाग में बिठाओ कि कैसे सॉल्व करना है, वो कॉन्सेप्ट लाओ, बाकी सॉल्व करने का तो टेक्निक का ही है। तुम्हारा इधर टेंशन T1, इधर टेंशन क्या होगा T1, तो इधर में भी टेंशन T1, इक्वल एंड अपोजिट कर दो, ये तुम्हारा टेंशन क्या हो जाएगा T2, कलर चेंज कर देते, इधर में भी टेंशन T2, फिर इधर में तुम्हारा T3, इधर में T3, इधर में क्या हो जाएगा, W1 W2 दिया है ना, तो इसको तुम बोल दो W1 और इसको बोल दो W2, बस सॉल्व कर लो इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, तुम्हारा T1 इक्वल्स टू W2 हम बोल सकते हैं। हम्म, मुझे समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो सॉल्व करो, ये फाइंड करो फटाफट, जब समझ में आ गया फटाफट क्विकली बताओगे आंसर W1/W2। तुम्हारे यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल हो गया। डैडी उसमें वो इक्वेशन गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है बेटा। T1 sin 37 इज इक्वल टू T2 sin 53 कैसे होगा, वो गलत है। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, देखो ये तुम्हारा T1 है, ये T2 है, अब वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 53 53 37। और ये 37 और ये में T3 दिखाया है। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, जब हम ब्रेक करेंगे T1 को तो क्या लिखेंगे इस साइड में, T1 sin 37, ऊपर में हाँ। क्या लिखेंगे T1 cos 37, उसी तरीके हम्म। से T2 को ब्रेक करेंगे तो T2 cos 53 और इधर T2 sin 53। तो अब हमको क्या करना चाहिए, दिस इक्वल्स टू दिस होगा, हम्म। तो क्या गलत है बताओ। ओ जब हम कंपोनेंट ठीक है, फोर्स का ठीक कंपोनेंट है। ब्रेक कर दिया, हमको हॉरिजॉन्टल इक्वल करना है, वर्टिकल इक्वल करना है, फिर क्या हो हम्म। जाएगा, ऊपर में टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, T1 cos 37, T2 cos 53, अंडरस्टूड। इक्वल टू T3। हमको अंडरस्टूड हो गया, लेकिन क्विकली कैसे सॉल्व करना है, sin 53 तुमको पता है कि 4/5 होता है और 37 3/5, उसे cos 37 तुम्हारा 5/4, सॉरी 4/5, cos 53 3/5। अब इसको सॉल्व करो, तो यहां से हमको क्या क्या मिल गया, जो हमको क्विकली मिल रहा है, T3 = W1, T1 = W2, ये हमको मिल गया। बाकी तुम्हारा दो इक्वेशन यहाँ से मिल गया। 5/4, 5/4, 5/4। आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या है? हाँ वही 5/4 ही आना चाहिए ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्विकली हम उसको कैसे करेंगे, तुमको लग रहा है कि देखने से तुमको लगेगा ना कि हो जाएगा, लेकिन उसी को फटाफट वहां तक पूरा सॉल्व मत करो, ब्रेक कर करके वहां तक लेकर के आओ जहां के बाद में अब कुछ नहीं रहा, खाली कैलकुलेशन रहा वो, लेकिन वो ब्रेक करने आना चाहिए, जैसा भी तुम बोले कि ये गलत है। चलो आगे आते हैं, ये एक क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मेनली तुमको ये मैंने कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में टाइप आना का है। क्वेश्चंस किया है हाँ पहले। हाँ, हाँ। की हो तो बताओ कैसे करोगी। इसमें बोल रहा है कि टू स्मूथ स्पीयर ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड वेट W रेस्ट ऑन वन वन ऑन अदर इनसाइड द फिक्स्ड स्मूथ सिलेंडर। सिलेंडर होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारा बॉटल हो गया, सिलेंडर हो गया, उसमें दो स्पीयर तुमने इस तरीके से डाल दिया कि दोनों एक दूसरे के ऊपर में लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, द रिएक्शंस बिटवीन द स्पीयर एंड द वर्टिकल साइड ऑफ द सिलेंडर आर। तुमको दो चीज पूछ रहा है, रिएक्शन बिटवीन स्पीयर्स एंड वर्टिकल साइड ऑफ द सिलेंडर आर, क्या क्या होगा।
अब तुम इसको फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगी? क्वेश्चन समझ में आ गया? पिक्चर ड्रॉ करूं? नहीं, मैं खुद से कर रही हूँ। पिक्चर पहले तुम समझ जाओ कि क्या क्या है। मैं कर रही हूँ। करो करो। हाँ। मेरे को ऐसे वापस ला के रख दूंगी। ये पेपर हटा दो ना। खोल के। हम्म, बना बेटा? कर रही हूँ। टाइम क्यों लग रहा है इतना? पहले कॉन्सेप्ट रुकिए, इतना। कर रही हूँ। नहीं नहीं, बताओ, एक्सप्लेन करो, कॉन्सेप्ट बताओ, कहाँ पे मिस्टेक कर रही हो वो समझना चाहिए। तुम्हारा रिएक्शन बिटवीन जो स्फीयर है वो किस डायरेक्शन में होगा? ये है बॉल ए, नीचे वाला है और हम्म। ऊपर वाला बॉल बी है। तो हम्म। रिएक्शन ऑफ बॉल ए बॉल हम्म। से उस तरफ आएगा तो एन ए किस तरफ आएगा? मेरे को नहीं दिख रहा है किधर बोल रही हो। ऐसे। पहले रिएक्शन फोर्स इसमें किधर लगेगा? कॉन्सेप्ट इसमें समझो कि दोनों बॉल के बीच में एन ए रिएक्शन फोर्स। ऐसे लगेगा और गलत एन है। बी ऐसे लगेगा। नहीं, वही वही गलत है बेटा, ऐसा नहीं होता है। मैं क्या बोला? हमेशा जो भी कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो तुम्हारा तो कांटेक्ट उसी सरफेस को अगर तो तुम ध्यान दोगे। परपेंडिकुलर मैंने लगाया। नहीं, ये तुम्हारा कांटेक्ट सरफेस तुम्हारा दोनों के बीच में ये है।
इसका नहीं, मैं परपेंडिकुलर वॉल से बोल रही हूँ, मैं वॉल से बोल रही हूँ नॉर्मल फोर्स। वॉल से बोल रही हो, और बॉल के बीच में क्या है? बॉल सुनाई पड़ हाँ, रहा है। वो भी बोल रही हूँ। हाँ, तो एन ए बी, एन ए बी ऐसे लगेगा, और एन उसके तरफ माने ऐसे। इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा बेटा, उसमें इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। तो मैंने तुम्हारा जो ऐसे है, ही बनाया था। हाँ ठीक है, तुम्हारा एक फोर्स इधर चला जाएगा, दूसरा फोर्स तो इसका। मुझे तो मुझे एन ए बी साइन थीटा इक्वल टू इसका मास आया, तो मास तुम इसके इनटू। लिए बना रही हो तो ये हो रहा है, और वॉल पे क्या आएगा? वॉल का जो है, ये इससे कांटेक्ट में इधर से है, वॉल इसको धक्का देगा, और mg नीचे की तरफ धक्का देगा। यही हो रहा है ना? और ये ऊपर की तरफ में जब कांटेक्ट से होगा तो इधर में तुम्हारा ये ऊपर की तरफ आएगा रिएक्शन। तो ये तुम्हारा मान लो कि बिकॉज ऑफ ए, एन ए इधर आ गया, ये mg हो गया, और क्या है ये? वॉल। और फिर एम मुझे ये वाला इक्वल टू आया है एन, जो यहाँ पे लगेगा ना ऐसे, हम्म वो वाला लगेगा ना। हम्म दिस कौन सा इज वाला लगेगा? इक्वल, कौन सा लगेगा इसका अब? इसका बॉल से लगेगा ना ऐसे। तो बेटा वो तुम किसका बना रही हो? पहले बी वाले का, नीचे वाले का एक बना दो, उसके बाद में ऊपर वाले का बना लेना। तो मुझे वो इक्वल टू आया एन ए बी साइन थीटा, एन ए बी कॉस थीटा। तो मुझे एन थीटा कितना आया? एंगल कितना तुम लाई? कॉस थीटा आया 6/10, 6/10। था फिफ्टी ओके थ्री डिग्री ओके। तो हमको ये तो पता चल गया ना कि जैसे अगर हम ये वाला एक नीचे वाला, मैं ये इस बॉल की बात कर रहा हूँ, तो इस बॉल पे डैडी हमारा मुझे क्या क्या दोनों फोर्स लग थ्री रहा है? बाई फोर आया। क्या? मुझे दोनों थ्री कौन सा बाई दोनों? फोर आया। स्पीयर, बिटवीन द स्पीयर एंड बिटवीन स्पीयर एंड सिलेंडर, दोनों मुझे ओके, 3/4 आया। दोनों 3/4 आ रहा है क्या? नहीं नहीं, सिलेंडर का तुम्हारा आ रहा है 5W/4। एनसी तुम्हारा कौन सा है? ये एनसी हो गया, मतलब दोनों स्फीयर के बीच में 5W/4 आ गया। और N2 कौन सा दिखा रहा है इसमें? नहीं, दोनों इक्वल होना चाहिए। क्यों दोनों इक्वल होगा? स्फीयर एंड वॉल, बिटवीन वॉल एंड स्फीयर, वो दोनों सेम कैसे होगा? आप सॉल्व करेंगे तो आपको सेम ही आएगा। बेटा किसी एक के ऊपर में अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे ये स्फीयर दिखाया हुआ है ना, अब एक के ऊपर में क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? मैं नीचे वाले के बारे में बात कर रहा हूँ। नीचे वाले का एक तुम्हारा है mg नीचे की तरफ, हाँ या ना? और हाँ। इसको जो है वॉल धक्का देगा इधर में, हम्म, मैं इसको NW बोलूं। और हाँ। इसको जो है तुम्हारा एक धक्का इधर देगा, दूसरा वाला स्फीयर, अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ और 2, तो ये तुम्हारा N2 हो जाएगा। हाँ। और जो सिलेंडर का वॉल है, जो सिलेंडर का बेस है, बेस भी ऊपर की तरफ धक्का देगा, तो इसको हाँ। N सिलेंडर बोल दो। यही तुम्हारे चार फोर्सेज हैं। अब इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस कर सकते हैं ना? अब तुमने जो बोला कि ये एंगल तुम्हारा कितना आ गया था, ये वाला, ये जो तुमने एंगल बनाया, दिस एंगल इज हाउ मच? 53 डिग्री बोल रही हो? 53 डिग्री। 53, तो ये हो जाएगा 37, तो ये तुम्हारा 37 हो जाएगा। हाँ। तुम्हारा इधर कर दो, N2 साइन 37, और इधर क्या हो जाएगा? N2 कॉस 37। अब बैलेंस कर लो, एन वॉल इक्वल्स टू N2 साइन 37 हो जाएगा, हाँ या ना? हम्म। हम्म। N2 साइन 37, फिर NC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mg प्लस N2 कॉस 37। तो तुम्हारा ये बोलने का मतलब है कि N2 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? NW, यही बोल रही हो? ये गलत है इक्वल यार। मतलब मुझे सॉल्व करने के बाद आया। हाँ, सॉल्व करने के बाद में वो तुम सॉल्व करोगी तो इक्वल नहीं आएगा। NW इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ से?
एम जी को तुम डब्ल्यू मान लो, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, एन ओ डब्ल्यू इक्वल सॉरी टू। सॉरी, मैंने कॉस 37 ली। ठीक है, मैंने उसमें भी कॉस 53 ले लिया था, तो कैंसिल कैंसिल करके वो आ जाएगा ना। हाँ आ जाएगा। वही एक्चुअल जब सॉल्व करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट इसमें क्या क्या है, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हो गया कि हमारा जो नॉर्मल फोर्सेज हैं, पहले कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं अगर हम आइसोलेट कर रहे हैं, और फोर्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है, जो नॉर्मल फोर्स का जब कभी भी रिएक्शन होता है तो परपेंडिकुलर होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाकी तुमको बैलेंस करना है। आगे बढ़े। हाँ अब ये देखो ये क्वेश्चन है, टू masses m1 and m2 connected by a means of string which is made to pass over light smooth pulley are in equilibrium on a fixed smooth wedge as shown in the figure, theta equals to 60 डिग्री है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ m1 एंड m2। बहुत सिंपल है, तुम अपना इसको टेंशन लगा दो, टेंशन सेम रहेगा क्योंकि एक ही थ्रेड है, और इक्वेट कर दो फोर्सेज को। हाँ या ना। हाँ तुम्हारा T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 जी साइन थीटा, T इक्वल्स टू, और इधर भी T इक्वल्स टू m2 जी साइन 30। ये तुमको पता है ना कि इस डायरेक्शन में जी साइन 30 लगता है, ये पार्ट पता है कि नहीं। हाँ, अगर पता ऐसा है, है, मुझे पता है, पता है, पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोनों को इक्वल कर दो, इक्वेट कर दो। हाँ, ये देखो ये क्या बोल रहा है, फिगर शोज अ मैन ऑफ मास 50 केजी स्टैंडिंग ऑन अ लाइट वेइंग मशीन। ये मशीन वेइंग मशीन के ऊपर में खड़ा हो गया, केप्ट इन अ बॉक्स ऑफ मास 30 केजी। एक जो बॉक्स है 30 केजी है उसके अंदर में खड़ा है। द बॉक्स इज हैंगिंग फ्रॉम अ पुली, पुली से वो हैंग कर रहा है, और पुली का अदर एंड जो है उसको वो आदमी पकड़ लिया है। इफ मैन इफ द मैन मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, द वेट शोन बाय द मशीन इज हाउ मच। तो फिर तुमको क्या क्या यहाँ पे तुमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए। वेइंग मशीन का क्या होता है बेटा, क्या दिखाता है वेइंग मशीन, जब हम खड़े होते हैं तो जितना हम पुश करते हैं उतना ही वेट दिखाता है ना। दिखाता है। माने कितना वेट दिखाता है, जैसे तुम पहले एक पैर रखो तो थोड़ा कम वेट दिखाता है, उसके अंदर में जो स्प्रिंग होता है जितना तुम दबाओगी उतना ही वो देता है रिएक्शन, तो इसका मतलब जो रिएक्शन फोर्स है उसी को दिखाएगा ना। हाँ तो वेट कितना, जैसे कभी तुम एक पैर डालो फिर दो पैर डालो तो अलग अलग फोर्सेज दिखाते हैं, मतलब जितना हम रिएक्शन उसका आता है वही तुम्हारा क्या होता है, वेट दिखाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगी, ड्रॉ करो, पुल्ली। ठीक है, ड्रॉ करो, ड्रॉ करके देखो। वो वेइंग मशीन का भी फ्री बॉडी का था। वेइंग मशीन का फ्री बॉडी, हाँ वेइंग मशीन का फ्री बॉडी तुम देख लो कि वेइंग मशीन के ऊपर में कितना रिएक्शन आ रहा है, तुम अपने हिसाब से ड्रॉ करो और देखो कि अगर सही होगा तो तुम बना ले जाओगी। ठीक है। आई, आ गया, मुझे आंसर भी आ गया। कितना आया, 100। कैसे किया, फोटो भेजो उसका। मैंने ऐसे नीटली तो ड्रॉ नहीं किया।
वही तो गड़बड़ है ना, जब तुम नहीं ड्रॉ करोगी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैंने ड्रॉ किया है। हाँ, ड्रॉ करके भेजो, फोटो भेजो। भेजा। ये टी है 30 n, ये आदमी के ऊपर में तुम दिखा दी टी ऊपर 50 n। वेरी गुड, सही है। तो यही तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आ गया तो तुम कर ले जाओगी। देखो, सेम ऐसे ही बनाई हो ना। हाँ। तुम्हारा सॉल्व करोगी 100 आ गया। ठीक है, और कुछ नहीं बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया, क्वेश्चन कर ले जाओगी। हाँ, अब स्प्रिंग के बारे में समझो, स्प्रिंग के मुझे बारे में आता है फ्रेंच फोर्स। फ्रेंच अच्छा, फोर्स। फिर भी सुन लो, कहीं पे अगर मिस्टेक करोगी तो तुमको जो है दिमाग में वो रखो। स्प्रिंग में हम लोग हमेशा किस पे फोकस रहते हैं? स्प्रिंग में हमेशा हम ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब जहां पे वो नेट फोर्स जीरो है ना। जहां पे भी हम बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम उसका कौन सा आएगा? अगर मान लो कि स्प्रिंग तुम्हारा हॉरिजेंटल है, ये स्प्रिंग तुम्हारा हॉरिजेंटल है, हम्म। इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या आएगा? नेचुरल लेंथ आएगा। अगर ये हम्म। तुम्हारा वर्टिकल होगा, ये है, ये तुम्हारा नेचुरल लेंथ है, और अगर हमने इसमें मास m लटका दिया, यहां से ये x डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। तो अब इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा? इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा एट नेचुरल लेंथ? यहां पे क्या होगा बताओ? नहीं पता है ना। अब इसमें क्या होता है, देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन तुम्हारा क्या हो जाएगा? अब तुम्हारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस इज कॉल्ड योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ने इधर की तरफ mg डाला, ऊपर की तरफ में स्प्रिंग फोर्स लग गया kx। तो यहां पे दोनों आकर के नेट फोर्स क्या हो गया इस जगह पे? एफ नेट इक्वल्स टू जीरो। जहां पे एफ नेट जीरो हो जाए वहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाए। क्लियर है बेटा? हाँ। इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन से ही होता है। जैसे तुम अगर पेंडुलम लेती हो, है ना बेटा, देखो ये पेंडुलम हमने ले लिया, पेंडुलम यहाँ लटका दिया, तो हमने ये जो मीन पोजीशन से हम कितना इधर में स्ट्रेच किए, उतना गया फिर आया, फिर एक्सट्रीम दूसरे एंड में गया फिर आया, ऐसे करके होता है। तो किसके क्रॉस में हो रहा है? एस एच एम। वो होता है तुम्हारा मीन पोजीशन के, है ना, या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसका मतलब हमको ये जरूर फाइंड करना है कि समझ में आना चाहिए कि इसमें स्प्रिंग में इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन कौन सा होता है। जब वो लेटा हुआ है, हॉरिजॉन्टल है, तो उसमें तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है।
तो नेचुरल जो लेंथ होगा वही तुम्हारा हो जाएगा मीन पोजीशन। अब यहां से मान लो तुमने कोई फोर्स लगाया है, जब खींचोगे तो ये क्या करेगा, ये खींचेगा आपस में, तो ऑसिलेट होना चालू हो जाएगा। तो उस केस में ऑसिलेशन होना चालू हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, जब कभी भी हम स्प्रिंग फोर्स के बारे में बोलते हैं, इलोंगेट करेंगे या कंप्रेस के, उस सिचुएशन में कभी भी जो स्प्रिंग फोर्स होता है ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर तुम्हारा क्या होता है, एक्स तुम्हारा बढ़ रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स उसको क्या करेगा, वापस ले जाने का कोशिश करेगा। अगर एक्स घट रहा है, तो वापस स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, उसको एलोंगेट करने का कोशिश करेगा। जो कंप्रेस हो गया उसको अपोज करेगा हमेशा। तो इसलिए एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसको हम लोग कभी भी क्या फोर्स, कौन सा फोर्स बोलते हैं, रीस्टोरिंग बोलते हैं। कभी भी हम्म। डिस्टर्ब करो उसके पोजीशन को, वो उसको रीस्टोर करने का कोशिश करेगा। क्लियर है? हाँ। स्प्रिंग, उसको के को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट या थिकनेस कांस्टेंट बोलते हैं। के जो रहता है, जैसे दो स्प्रिंग हो गया है, एक सेम मटेरियल का, एक मोटा है एक पतला है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, जो ज्यादा स्टिफ होगा। ठीक है? तो मोटे वाले का हम्म। स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसको तुम सेम 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर बढ़ाने में तुमको ज्यादा फोर्स चाहिए। क्लियर है? हाँ। ओके। ओके। अब वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन, इसको नोट कर लो। वेइंग मशीन का जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है। स्प्रिंग बैलेंस का रिएक्शन जो होता है वो टेंशन होता है। जो वेइंग मशीन, अभी तुमने जो फ्री बॉडी डायग्राम निकाल करके देखा वो रिएक्शन के थ्रू निकाला। जब स्प्रिंग बैलेंस वाला जो रहता है, स्प्रिंग वाला भी तुम्हारा वेइंग मशीन होगा। उसमें क्या होता है, वो टेंशन कितना जनरेट हुआ उससे हम लोग करते हैं। मतलब टेंशन मतलब वही स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स जो लग गया, कितना स्प्रिंग फोर्स लगा, उससे हम लोग रीडिंग निकालते हैं। आगे बढ़े। हाँ। हम्म। यहाँ पे तुम्हारे दो स्प्रिंग बैलेंस लगे हुए हैं, S1 10 kg, S2 10 kg वेट। तो यहाँ पे तुम्हारा रीडिंग क्या आ रहा है, 10 kg लगा है, तो क्या इसमें बताना क्या चाह रहा है, रीडिंग तुम्हारा 100 न्यूटन आएगा स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पे तुम्हारा सीरीज और पैरेलल का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बता रहा है कि जब सीरीज होता है तो तुम्हारा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब अगर एक अफेक्ट हुआ तो बाकी सारे अफेक्ट हो जाएंगे, पैरेलल में एक अफेक्ट होने से दूसरा अफेक्ट नहीं होता है। अभी सीरीज पैरेलल का तुमको तो पता चल गया कि कैसे हम इसको निकालते हैं। हाँ। तो देखो, इसमें जब हमने लगाया पैरेलल में तो 10 kg हमारा दो अलग अलग में डिवाइड हो गया, लेकिन जब ये तुम्हारा सीरीज में था, वो सेम तुम्हारा ट्रांसमिट हो गया दोनों के ऊपर में। हम्म। तो इसीलिए जब हम सीरीज की बात करते हैं, जब सीरीज में बात करते हैं तो 1/k इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 होता है। और पैरेलल में जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, k इक्वल्स टू k1 प्लस k2। यहाँ पे देखो 10 अगर सेम है स्प्रिंग, तो तुम्हारा दोनों में बट गया, 5 + 5 10 हो गया। ठीक है? हम्म। अब ये कैसे आया, तुम देखो 10 kg जब जनरेट हो रहा है तो टेंशन कितना है, इधर में भी टेंशन टी, इधर में भी टेंशन टी। 2t इक्वल्स टू 10, तो t इक्वल्स टू कितना हो गया, 5। है कि नहीं? करेक्ट। स्प्रिंग का एक और प्रॉपर्टी ये होता है, स्प्रिंग को हम हमेशा मासलेस मानते हैं। इसमें अपना कोई मास नहीं होता है। जितना एलोंगेट या कंप्रेस हुआ वही तुम्हारा रीडिंग देगा। ठीक है? स्प्रिंग के बारे में ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी नोट कर लो, स्प्रिंग ऑलवेज वी शुड कंसिडर मासलेस। जब तक ये दिया नहीं हो कि इसका इतना मास है, तब तक कंसिडर नहीं करना है। इसका भी डायग्राम बना के देखो सीरीज में कि कैसे दोनों जगह पे 10 होगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। हाँ, बना रही। हाँ, बना के देखो तो सेम तुम्हारा आ गया। तुम टेंशन ऊपर में T1 मान लो, क्योंकि थ्रेड चेंज, टेंशन चेंज।
तुम देखोगे वहां पे जो भी टेंशन का रीडिंग आएगा दोनों जगह पे 10-10 ही आना चाहिए। हो गया बेटा? एक सेकंड। नहीं आया। हाँ देखो, अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। ये और ये ऐसा ही है ना। ये तुम्हारा इधर क्या हो गया, 10G हो गया, है कि नहीं? और इधर टेंशन T1 बोल दो। इधर में भी टेंशन T1। अब बोलो, T1 इक्वल्स टू 10G, T1 इक्वल्स टू T2, हाँ या ना? हाँ। तो हो गया। ओ। T1 T2 10G 10G। जब स्प्रिंग का कोई मास ही नहीं है तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो तुम्हारा सेम का सेम टेंशन ट्रांसफर हो गया। हाँ क्लियर है बेटा? हाँ। ये देखो तो, इसमें जो है इस तरीके से पुली से लगा दिया है तो भी सेम टेंशन रहेगा, 10G हो जाएगा, है ना? हम्म। अब तरीके से देखो, इसमें टेंशन क्या होगा? अब इसमें दोनों तरफ से पुली लगा दिया है, तब बताओ टेंशन क्या होगा? टेंशन हमका 100। हाँ, टेंशन इक्वल टू 100। पहले वाले में कितना होगा, 100 होगा फर्स्ट केस में। इसके बारे में पहले बताओ, ये वाला जो है इसके बारे में बताओ। इसी में। 100, इधर भी टेंशन है ना, इधर भी टेंशन है। ये तुम्हारा स्प्रिंग है, इधर में तुम्हारा टी है, इधर में T1 है। तो इधर में तुम्हारा 100 हो गया, इधर में भी 100 हो गया। तो तुम्हारा इधर से भी खींच रहा है, उधर से भी खींच रहा है, बताओ। मुझे नहीं समझ में आता। नहीं, तुमने 100 निकाला ना, जैसे इधर के हिसाब से देखोगे तो 100 हो गया, लेकिन सेम स्प्रिंग में हाँ, इधर से भी खींचा जा रहा है तो इसका 100 भी वो ऐड भी होगा कि नहीं होगा, 100 मैं है। वो पूछ रहा हूँ। वो मैं भी जस्ट पूछ रहा 100। हूँ, होगा कि नहीं होगा, उसको ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं। क्यों ऐड नहीं करेंगे? उसको ऐड नहीं उस करना टाइम। होता, उसको ऐड नहीं करना होता है, क्यों बोले तो इसमें जो रहेगा, जैसे हमने स्प्रिंग को मान लेते हैं इधर हमने फिक्स कर दिया, कभी भी जैसे स्प्रिंग को तुमने फिक्स कर दिया और ऐसे हमने अटैच कर दिया। अगर इसमें हमने मान लो कि 10 न्यूटन 10 केजी से हमने लटका दिया, तो क्या होता है ना, इधर 10G हो गया। तो उधर में जितना तुम्हारा इलोंगेट हुआ तुमने फिक्स किया, इसका मतलब ये भी तो इधर में खींच रहा होगा ना टेंशन से। हाँ तो हम लोग इसमें देखेंगे नेक्स्ट, नेट जो एक्सपेंशन तुम्हारा यही होगा ना, बिकॉज ऑफ 10G। इधर में टेंशन के एक्स जो रहेगा, हाँ तो इसको तुम फिक्स्ड एंड मान लो। तो भी हमको इस साइड का देखना है, राइट? हाँ। ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो कि एग्जाम में कि अरे हमको दोनों तरफ से लग रहा है तो ऐड करना है कि, वो सब नहीं है। स्प्रिंग पे कितना तुम्हारा फोर्स लग रहा है वन साइड में, दूसरे साइड को तुम इसको ये मान लो कि फिक्स्ड एंड है। दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में कितना होगा, ये पुली से लटका हुआ है 10, तो तुम्हारा इधर टी इधर टी, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2T, है कि नहीं? सेम तुम्हारा रोप है, ऊपर में दूसरा रोप है। नहीं समझ में आया? हाँ, समझ में आया। T T, इधर कितना 2T, तो 2T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा?
200, तो इधर 200 न्यूटन हो गया। इसमें कितना होगा, इसमें बताओ। 10g sin 30, जो भी एंगल है 10g sin 30 कर लो। आगे बढ़े। हम्म। हाँ। अच्छा, अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे कि तुम्हारा नेट फोर्स 0 है। अब एक्सेलरेटेड मोशन में ये तुमको पता है कि नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए करना है। नेट हम्म। फोर्स इक्वल्स टू एम ए। हाँ। अब इसमें बोल रहा है 3 कनेक्टेड बॉडीज हैं, तो इसमें सब पे टेंशन बताओ कितना कितना होगा बेटा। ये तुम्हारे 3 बॉडीज हैं। अब इसमें बताओ कि 3 उधर पे ये 3 बॉडीज हैं। फाइंड टेंशन बिटवीन द 3 कनेक्टेड बॉडीज। फ्री फर्स्ट बॉडी डायग्राम बॉडी बनाओ। पे टेंशन 10 होगा, सेकेंड बॉडी पे भी टेंशन 10 होगा, थर्ड बॉडी पे भी 10 होगा। ओके, तुम फ्री बॉडी डायग्राम बना के करो। अब तो तुमने दिमाग से कर लिया कि 10-10 होना चाहिए। अब तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक है। अरे फ्री बॉडी डायग्राम से क्या है वो, सेम ही तो देगा। ठीक है, बनाती हूँ। बना दिया। कितना आया? 10-10 ही आ रहा है। हाँ, तो सॉल्व क्यों? टेन बैलेंस टेन ही है। करेगा तो 10 ही आएगा ना। बैलेंस कहाँ हो रहा है बेटा, वो तो देखो ना। तुम्हारा 10 न्यूटन लगा है, रोकेगा कौन? तुम देखो क्वेश्चन में 10 न्यूटन लगा है वन डायरेक्शन में, रोकेगा कौन? तो वही तो क्या? बोल रही हूँ। हाँ, क्या बोल रही अगर हो? उधर पे 10 न्यूटन लगेगा तो T1 भी इक्वल टू 10 होगा, 10 - T1 इक्वल टू 0, 10 इक्वल टू T1। तो अगर एज्यूम करो T1 भी 10 है, तो ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा तुमने बढ़ेगा। तुम भी 10 कर दी तो आगे बढ़ेगा? हाँ। कैसे बढ़ेगा? दोनों तरफ 10-10 हो गया, खत्म हो गया ना। ठीक है। तो कहाँ पे गलत हो रहा है? नहीं आ गया एक्स मुझे। कितना आया? तो हमको क्या करना है ना, इसको हमको तीनों को एक पहले सिस्टम मान लो। एक सिस्टम मान लिया तो तुम्हारा एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। हम्म। नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? ए इक्वल्स टू एफ पर हो गया। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एफ माइनस T1 इक्वल्स टू एम ए। सारे के सारे बॉडीज कनेक्टेड हैं तो सभी का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, क्या एक्सेलरेशन चेंज होता रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहे। हाँ, तो तुम्हारा T1 कितना आ गया? इक्वल्स टू 1 इंटू ए। तो T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा?
एफ तुम्हारा 10 लगा है, -2, 8 न्यूटन हो गया। T2 कितना होगा बेटा? अब देखो T1 तुमको, T1 खींच के लेके जा रहा है T2 को, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 2a। 10 - 2, ओके। T2 क्या हो जाएगा? 8 माइनस 4 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन 2 है। देखो 1 केजी 2 केजी 2 केजी है, तो 5 केजी हो गया ना। सबको तुम एक बॉडी मान लो हाँ ठीक है, जिसका कि मास ठीक है, 1 ठीक प्लस है। 2 प्लस 2 केजी है, और इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन पूछ रहा है। ये तुम्हारे बॉडीज हैं, 200 न्यूटन लगा हुआ है। अब तुमको बताना है तुम टेंशन सेम कैसे होगा, स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज। हम्म सोल्व करो पहले इसको। नेट एक्सेलरेशन कितना होगा इस केस में? 200 न्यूटन ऊपर, अगर तीनों को एक बॉडी मान लो, तो जिसका 5 3 8 प्लस 2 10 10 केजी है, तो कितना होगा एक्सेलरेशन? 200 ऊपर, नीचे की तरफ कितना? नीचे की तरफ 100 न्यूटन लगेगा ना ग्रेविटेशनल। तो 100, 200 100। माइनस 100 इक्वल्स टू 100, 100/10। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड जा रहा हाँ। है। ठीक है, हम्म बताओ अब क्या होगा, टेंशन कितना होगा, निकाल लो। पता चल गया मेथड? हाँ, पता चल गया। ओके। हमको 3 इक्वेशंस आएगा, उसको सॉल्व करना है। हम्म, अब ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। Block of mass capital M is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass small m। अभी रोप दे दिया, रोप का मास भी दे दिया स्मॉल m। A horizontal force F is applied to one end of the rope। Find the tension rope at its midpoint। मिड पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, वो तुमको फाइंड करने के लिए बोला है। सॉल्व करो इसको, कैसे सॉल्व करोगे बेटा? मिड पॉइंट पे एग्जैक्टली तुमको टेंशन पूछा है। तो इसमें कॉन्सेप्ट मिड तुम्हारा दिमाग में पॉइंट स्ट्राइक, मीन्स वो उसके बीच में ना। हाँ तुमको तुरंत दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए, हम मिड पॉइंट को लेफ्ट में, मिड पॉइंट के राइट में अलग अलग ऑब्जेक्ट मान लेना है। अगर उस रोप का मास m है तो मिड पॉइंट पे मास कितना हो जाएगा? m/2, लेफ्ट में m/2 राइट साइड में, और उसको एक जो है मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड एज्यूम कर लो। टेंशन निकाल सकती हो, ट्राई करो अभी। तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे? उसका तो एक्सेलरेशन मास ऑलरेडी m दिया है ना। तुम नहीं समझी, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे बोल रहा है ना। एग्जैक्टली मिड पॉइंट देखो, ये तुम्हारा ये रोप हो गया फॉर एग्जांपल, ये तुम एफ से खींच रही हो और इसका मास एम है। हर एक जगह टेंशन अलग अलग होगा कि नहीं होगा? हाँ। अगर मान लो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट कनेक्टेड होते, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट कनेक्टेड होते ऐसे, और इसको F4 से हम खींचते, तो हर एक जगह का टेंशन अलग अलग होता कि नहीं होता है? हम्म तो यहाँ पे बोल रहा है कि मिड पॉइंट पे एग्जैक्टली कितना फोर्स होगा, टेंशन कितना होगा मिड पॉइंट पे। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए? हम इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक हमने बोला कि ये एक मास हो गया, और इसके बीच में एक लाइट हमने मासलेस स्ट्रिंग लगा दिया, और इसका मास कितना? m/2, इसका मास कितना? m/2, और फोर्स F। वही हो गया ना बात। हाँ। तो टेंशन कितना होगा निकाल नहीं सकते हैं? यहाँ पे A निकालो कितना हो रहा है, F/m होगा। हम्म टेंशन एफ निकाल सकते बाई हैं? एफ बाई कैपिटल M प्लस नहीं नहीं, स्मॉल। मैं इसके लिए केवल बोल रहा हूँ, केवल ये केस के लिए, अगर होता रोप होता m मास का और F से हम खींच रहे हैं तब। अब हाँ ठीक है। कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो निकल, यहाँ से टेंशन हम कैसे निकालेंगे? F - T इक्वल्स टू m/2 इंटू A। हाँ। तो T हम निकाल सकते हैं यहाँ से कितना होगा?
हम्म। एफ माइनस एम मुझे बाई टू। समझ में आ गया, मैं अब खुद से करूंगा। खुद से करो। एफ एफ एम बाई एफ कैपिटल एम बाई एम प्लस एम। आ गया। हाँ। नहीं, एक सेकेंड। हाँ। कितना आया? एफ कैपिटल एम बाई एम प्लस एम। यही आया है। एम बाई टू, हाँ ठीक है। ठीक है। हम्म। समझ में आ रहा है अभी तक या? हाँ, समझ में आ रहा है। और पढ़ना है कि बंद करें? हाँ, अभी ब्रेक ले लेता, मैं लंच करने जाऊंगी। ठीक है बेटा। ओके, बाय। बाय बाय। और कितना बचा है इसमें? और कितना बचा रहेगा? मतलब देखो, कितना बचे से मतलब नहीं है, जब तक समझ में आ रहा है इसको समझते जाओ। हाँ ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में क्या है, एक ही चीज आता है, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, दैट्स ऑल। अब तुमको बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम में है, तो एफ नेट जीरो हो जाएगा। बाकी अलग अलग तुम्हारा एप्लीकेशन दिखाते जाएगा। रिएक्शन ओके। फोर्स किधर होता है वो हमको देखना है। साइकिलिस्ट जब बेंड होता है तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा सर्कुलर मोशन का भी थोड़ा कल जब कॉन्सेप्ट आ मैं जाता है। काइनेमैटिक शुरू की थी ना, तो मुझे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था सॉल्व करने के लिए। उसके हम्म। बाद थोड़ा समझ में आने लगा, फिर मैं कर ली। हम्म। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर्कुलर मोशन में भी क्या होता है ना, एक चीज तुमको ये समझना है कि जो हम लोग उसमें पूरा जो है वेक्टर होता है। इधर डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं लीनियर में, सर्कुलर में भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है उधर? हाँ। जैसा डिस्प्ले हम लोग नॉर्मल बोलते हैं ना कि लेफ्ट से, जिधर से स्टार्टिंग से एंड पॉइंट जिधर कनेक्ट हम करते हैं तो उस डायरेक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बोलते हैं। तो एंगुलर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उसका डायरेक्शन क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा वेक्टर हो गया, और उसका उसको डायरेक्शन क्या होगा? एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जैसे जिस तरफ घूम रहे हैं उसके मतलब राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। हाँ, तो थंब का जो डायरेक्शन होता है वही तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। एंगुलर वेलोसिटी जो रहेगा वो सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में दिखाता है। जैसे नॉर्मल ये हम सब तो वेलोसिटी बोलते पता हैं है ना। मुझे। ओके, वेरी गुड। चलो ठीक है बेटा, एंड करते हैं, तुम अपना खाओ। बाय। बाय।